हेलो, नमस्ते, राधे राधे, जय हिंद दोस्तों। मैं पूजा सिंह स्वागत करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल श्रीजी ट्यूशन में। तो बच्चा लोग कैसे हैं आप कहेंगे एकदम बिल्कुल मस्त, जबरदस्त, झक्कास, चकाचक है, क्योंकि आपको चकाचक रहना है, क्योंकि आपको हमेशा की तरह सेम लाइन है कि अपने बोर्ड के एग्जाम के लिए खुद को प्रिपेयर करना है, फिजिकली भी, मेंटली भी, दिमाग में चीजों को भर के ले जाना। अच्छा, एक चीज मैं और कहना चाहती हूँ। लोग कहते हैं कि लड़कियां नोट्स अच्छा तैयार करती हैं, खूब कलर कर करके अंडरलाइन करके, हाईलाइट करके, जो भी करके। तो आप नोट्स अच्छा तैयार करें, स्पेशली गर्ल्स के लिए, करें या ना करें, पर ये बात हमेशा याद रखें कि आपको अपने एग्जामिन हॉल में जब जहाँ एग्जाम देने जाना है, वहाँ आपको अपनी कॉपी, अपने नोट्स लेके नहीं जाना है, बल्कि जाना है तो अपना दिमाग लेके। तो प्लीज चीज़ों को कॉपी में सेव करने से ज़्यादा अच्छा है कि अपने दिमाग में सेव करें। यानी कि चीज़ों को पहले समझें, कहानी के फॉर्म में समझें, फ्लो चार्ट के फॉर्म में समझें, या निमोनिक्स छोटे छोटे बना के आपको समझना, जैसे समझना है बस समझें। पहले समझ लें, फिर उसको किताब में लिखें, फिर जो करना है वो रट करिए। क्योंकि अधिकतर लोग क्या करते हैं, पहले हम उसको कॉपी में लिख लेते हैं, फिर रटते हैं, फिर दिमाग में भरते हैं, और फिर जाके जहां लिखना होता वहां लिखते हैं, और उस टाइम हमारे दिमाग से वो बातें उतर जाती हैं। स्पेशली में करना क्या चाहिए कि पहले हमें चीजों को दिमाग में रख लेना चाहिए, क्योंकि ऑब्वियस है कि हर समय यूज तो दिमाग का ही करना है। पहले चीजों को दिमाग में रखिए, फिर कॉपी पे लिख लीजिए, और अगर दिमाग में हो गया तो कॉपी पे हो या ना हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। और कुछ तो ऐसे भी मुझे मिलते हैं जिनकी कॉपियां इतनी सुंदर सजी होंगी कि आपको देख के लगेगा कि अरे यार, अगर वेद व्यास मुनि इनको देख लिए होते तो गणेश जी से कहते ही नहीं कि आइए महाभारत लिखा जाए, इन्हीं को बुला ले चलते कि चलिए महाभारत लिख दीजिए, या वाल्मीकि जी खुद छोड़ के इन्हीं को बुला लेते रामायण लिखने के लिए। तो आप इस बात का ध्यान रखें कि आपको परीक्षा में अपना दिमाग लेके जाना है, तो चीजों को अपने दिमाग में सेव कीजिए। और रटने से ज्यादा जरूरी है कि आप समझने पे ध्यान दें, क्योंकि आपको अगर ये लगता है कि आप क्वेश्चन बैंक की सीरीज क्वेश्चन बैंक रट लिया, या एक ही टीचर का नोट्स लिख लिया आपने और एग्जाम में गए उसको लिख दिया तो आपको मार्क्स मिल जाएंगे, तो आप बताइए क्या सिर्फ आप ही वो नोट्स पढ़ेंगे, या जितने भी सीरीज आती हैं, विद्या, काका, अवतार, मास्टरमाइंड, जितनी भी सीरीज हैं, क्या वो सीरीज सिर्फ आपको मिली है? नहीं, आप जैसे न जाने कितने बच्चों के पास वही सीरीज है, सेम आंसर सब लिखेंगे, तो आप कैसे उम्मीद करते हैं कि आपको कुछ ज्यादा मार्क्स मिलेंगे? आप खुद सोचिए, मिलेंगे क्या? आपका जवाब होगा नहीं मिलेंगे। तो कब मिलेंगे? जब हम चीजों को थोड़ा अलग लिखेंगे, कुछ हमारी कॉपी डिफरेंट दिखेगी, चाहे वो राइटिंग। हालांकि मैं आज इस टॉपिक को ही रोकती हूँ, इस पर मैं आपसे स्पेशली बात करूंगी। मैं आपके लिए एक वीडियो सेशन, एक लाइव सेशन लेके आऊंगी, जब हम और आप बिल्कुल सामने से बात करेंगे कि एग्जाम में हमें वो कौन कौन सी गलतियां नहीं करनी है जिससे हमारे मार्क्स कटने में। इतने समय का मेरा जो भी एक्सपीरियंस होगा मैं आपके साथ उसको शेयर करूंगी, और अपना ही नहीं, इवन जो बच्चे अच्छे अच्छे मार्क्स लाए हैं इतने सालों से, जो बच्चे स्कूल कॉलेजेस में टॉप करते आते हैं, या फिर अच्छे मार्क्स, टॉप क्या, 95, 96, 97, 94 अपने आप में बहुत अच्छे मार्क्स हैं। तो जिनका इतना परसेंट आता है, मैं उनसे बात करके आपके लिए एक वीडियो जरूर अपलोड करूंगी। आपसे बात करना चाहूंगी लाइव आके कि आपको कहाँ प्रॉब्लम आ रही है, मैं आपकी कैसे हेल्प कर सकती हूँ। एक चीज और, अगर आप पहली बार चैनल पे आए हैं तो प्लीज लाइक तो आपने किया ही होगा, सब्सक्राइब भी कर दीजिए, और प्लीज वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ताकि हमें भी मोटिवेशन मिलता रहे और हम आपके लिए आगे काम करते रहें। आज की हमारी जो क्लास है वो है यूरोप में राष्ट्रवाद। कई लोगों का अच्छा कमेंट आया कि आपको जो भारत में राष्ट्रवाद मैंने समझाया, लाइव क्लास नहीं हो पाई थी, क्योंकि आपको पता है कि मैंने आपको बताया था कि हमारे यहाँ पे नेटवर्क थोड़ा सा स्लो रहता है, तो लाइव क्लास नहीं हो पाई। तो हमने अच्छा कमेंट आया कि आपको चीजें समझ में आई, कहानी के फॉर्म में आपने समझी चीजों को, और फैक्ट भी आपको समझ में आया, आपकी थ्योरी यानी कि आपकी कहानी भी तैयार हुई। और कई ने तो मुझे पर्सनल मैसेज किया व्हाट्सएप पे कि अब वो उन चीजों को खुद की भाषा में, खुद के शब्दों में पिरो सकते हैं, यानी लाइन बाय लाइन उनको रटने की जरूरत नहीं है। तो इसी के उन्होंने कहा कि आप यूरोप में भी बता दीजिए, तो मैं एक बार आपको यूरोप के में राष्ट्रवाद की कहानी को समझाने की कोशिश करती हूँ। तो देखिएगा, यूरोप में राष्ट्रवाद, चाहे राष्ट्रवाद यूरोप में हो चाहे राष्ट्रवाद भारत में हो, तो सबसे पहले आपको समझना है कि राष्ट्रवाद क्या है। एक इतना बड़ा शब्द ये कहां से आया, क्यों आया? जो जनता भूखमरी से मर रही है, जो जनता राजा के तले दबी हुई है, जो जनता
अन्याय अत्याचार को सहती जा रही है, अचानक उसके अंदर ऐसा क्या आ गया कि वो क्रांति करने पर उतर आई या राष्ट्रवाद जैसे चीज का उद्गम हो गया। तो आज हमें इसी को समझना है और शायद इससे जो सीख हमें मिले उसे हम अपने जीवन में उतारना, क्योंकि हमारे पास भी अब समय बहुत 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 कम है। 20 दिन आपका जनवरी में बचा है और 20, 22, 23 दिन आपका फरवरी में, 43 से 43 दिन। 43वें दिन तो आप क्या ही पढ़ेंगे, रात में सोना है आपको। 42 दिन आपके पास पूरे टाइम बचे हैं। तो इसी बात पे सिर्फ एक ही लाइन है समझ में आती है जी, कि लग गई है तलब मंजिल की, खुद को आग में झोंक देंगे। मंजिलें कहती हैं मारा जाएगा, हौसले कहते हैं देख लेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने आज का सेशन। यूरोप में राष्ट्रवाद। सबसे पहले राष्ट्रवाद शब्द को समझते हैं। राष्ट्रवाद क्या है, आपसे कभी कभी आता है, पूछता है राष्ट्रवाद को परिभाषित कीजिए, तो आप लिखेंगे अपनत्व की भावना। किसके प्रति, मेरे आपके प्रति? जी बिल्कुल नहीं। राष्ट्रवाद, राष्ट्र की बात कर रहे हैं हम, अपने देश के प्रति प्रेम की भावना, अपनत्व की भावना कि देश मेरा है, इसी भावना को क्या कहा गया, राष्ट्रवाद। क्या इसी को हम परिभाषा में लिख देंगे? तो नहीं, परिभाषा के लिए हम शब्दों का प्रयोग करते हैं, और शब्दों का जो विचारधारा किसी भी राष्ट्र के सदस्यों में एक साझा पहचान को बढ़ावा देती है उसे राष्ट्रवाद कहते हैं। आप प्लीज नोट डाउन करें, पेन उठाएं, कॉपी उठाएं और चीजों को लिखें। राष्ट्रवाद किसे कहते हैं? तो आप सिंपल एक साइड में कहेंगे अपनत्व। अगर आपको कॉपी इंप्रेसिव बनानी है तो आप लिखिएगा भी ऐसे, राष्ट्रवाद अपनत्व की भावना, देश के प्रति जो विचारधारा किसी भी राष्ट्र के सदस्यों में एक साझा पहचान को बढ़ावा देती है उसे राष्ट्रवाद। ये क्या है जी, साझा पहचान? क्या कुछ है क्या? हाँ, तो है कुछ। जैसे भारत में ऐसे कई बार होता है, पहले भारत के परिप्रेक्ष्य में समझें, फिर आपको दूसरे देश के परिप्रेक्ष्य में समझ में आएगा। जैसे भारत में क्या एक ही भाषा बोली जाती है? आप कहेंगे बिल्कुल नहीं। कहीं हिंदी, कहीं इंग्लिश, तमिल, मलयालम, गुजराती, कन्नड़, इवन हमने तो 22 राजभाषाएं भी अपना रखी हैं। तो क्या भारत में एक भाषा के नाम पे भारत एक है? आप कहेंगे बिल्कुल नहीं। क्या हिंदी भारत के सभी राज्यों में बोली जाती है? आप कहेंगे बिल्कुल नहीं। तो क्या भारत राष्ट्र हुआ? नहीं। अच्छा, एक चीज और बताइए, क्या भारत में एक ही संस्कृति पूरे भारत में चलती है? आप कहेंगे बिल्कुल नहीं। सबका अलग अलग कल्चर है, सबकी अलग अलग सभ्यता, संस्कृति है। आप गुजरात में कुछ और देखेंगे, इधर साउथ में कुछ और देखेंगे, उत्तर प्रदेश में कुछ और देखेंगे, दिल्ली में कुछ और देखेंगे। हर जगह आपको डिफरेंट डिफरेंट चीजें दिखाई देंगी। तो क्या भारत राष्ट्र है? तो आप कहेंगे बिल्कुल नहीं। राष्ट्र मतलब आपसी जुड़ाव, मेल जोल, प्रेम, सद्भाव से रहना, किसी एक मुद्दे पर एक होके लड़ना। ऐसी नहीं है कि भारत किसी में सही नहीं है, मतलब समान नहीं है। ऐसे कई टॉपिक आपको मिलेंगे जहां भारत एक है। जब बात आती है तो भारत एक साथ खड़ा। जैसे जब बात तिरंगे की आती है तो भारत का हर नागरिक उस वक्त तिरंगे को तिरंगा कहकर और भारतीय कहता है खुद को कि हम भारतीय हैं। ना वो हिंदू होता है, ना वो मुस्लिम होता है, ना वो सिख होता है, ना वो ईसाई होता है। लेकिन कई जगहों पे जैसे धर्म में बटा है, जाति में बटा है, संप्रदाय में बटा है, अलग अलग बटा है। तो हम कहते हैं कि भारत अभी राष्ट्र बना नहीं है, बनने की प्रोसेस में है, बन रहा है। भारत एक राष्ट्र राज्य है। राष्ट्र तब कहेंगे जब एक बार कहें कि हम भारतीय, और पूरा भारत एक साथ खड़ा हो जाए कि हम भारतीय। कैसा होता है? आप कहेंगे होता है। अच्छा, तो अगर होता है तो ये आए दिन जो न्यूज में हम सुनते हैं, हिंदू मुस्लिम दंगे हो गए, ये दंगे, उन्होंने मस्जिद तोड़ दी, उन्होंने मंदिर तोड़ दी, ये कर दिया, वो कर दिया, वो कहां से आते जी? यही तो मैं आपको समझा रही हूं कि भारत में अभी धर्म के नाम पर आपसी जुड़ाव नहीं है। तो भारत राष्ट्र नहीं है, भारत राष्ट्र बनने की प्रक्रिया में है, चल रहा है। जब एक दिन पूरा देश एक चीज पर खड़ा हो जाए तो उस दिन वो राष्ट्र बन जाता है। तो अपने राष्ट्र के प्रति अपनत्व की भावना। अब हम यूरोप में पढ़ रहे हैं। अच्छा, तो आपको एक बात और अब तक पता होगी कि हमें राष्ट्रवाद पढ़ना है, राष्ट्रवाद की भावना की रचना पढ़नी है, फ्रांस की क्रांति, नेपोलियन पढ़ना है, नेपोलियन संहिता, नेपोलियन की पराजय, वियना संधि, आपको इसके बाद इटली का एकीकरण और जर्मनी का एकीकरण। एक बात बताइए आप मुझे कि ऐसा क्या हुआ कि लोगों में राष्ट्रवाद आ गया? अपने आप लोगों में राष्ट्रवाद आ गया, चलो 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 देश के लिए लड़ना, अब तो उठ जाएंगे, देश के लिए लड़ेंगे। कुछ तो हुआ होगा, कोई तो कहानी घटी होगी। और एक चीज और, आपने 9th क्लास में भी पढ़ा है, फ्रांस की क्रांति। ये जो यूरोप में कई देश थे, पोलैंड, पर्सिया, ऑस्ट्रिया, फ्रांस, जर्मनी, इटली, क्यों
फ्रांस में ही क्रांति हुई। और अगर फ्रांस में क्रांति हुई सबसे पहले तो क्यों और कैसे हुई, यानी कि हमें बेसिकली इस चैप्टर में फ्रांस की क्रांति को समझना है। तो आप 1 मिनट दिल थाम कर बैठे, हम आगे बढ़ते हैं। क्या आपने राष्ट्रवाद नोट कर लिया? फ्रांस की क्रांति को समझने से पहले एक चीज को, इसकी भूमिका को समझते हैं, फिर फ्रांस की क्रांति की ओर आगे बढ़ते हैं। तो आप इसको नोट डाउन करिए, हम इसके आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रवाद हमने समझा, राष्ट्रवाद की भावना की रचना कैसे हुई उसे समझने से पहले एक चीज छोटा सा आप समझिएगा। आपको पता है कि ये जो राष्ट्रवाद की भावना, ये सबसे पहले यूरोप के कई देशों में से एक देश फ्रांस में जागृत हुई। फ्रांस की जनता के अंदर राष्ट्रवाद को लेकर कुछ पनपा, कुछ मन में आया और उन्होंने क्रांति की और राष्ट्रवाद मतलब एकता दिखाई कि हम एक होकर राजा को हटा देंगे। तो क्यों राजा को हटाएंगे, राजा में ऐसा क्या था? तो आपको पता है कि फ्रांस में उस समय लुई 16वां का शासन था। आपने 9th क्लास में पढ़ा होगा फ्रांस की क्रांति, तो आपको पता होगा कि फ्रांस में उस समय लुई 16वें का शासन था। लुई 16वें की शादी मैरी एंटोइनेट से हुई थी, जो कि इतनी महान रानी थी कि जब जनता उनके पास रोती बिलखती हुई पहुंची और कही महारानी हमें खाने को रोटी नहीं है, तो महारानी कहती है रोटी नहीं है तो ब्रेड खाओ। अब आप ये मत कहिएगा मैम ब्रेड और रोटी सेम, वो वाली नहीं, वो जो पाव होती है जिसको आप कप केक समझ लो, ऐसा उन्होंने बोला कि रोटी नहीं तो मतलब यहाँ पीने को पानी नहीं है और आप कह रहे जूस पियो, कहाँ से पियेंगे जब पानी के लिए पैसे नहीं है। ये बिल्कुल मेरी तरह, पता है बचपन में लोग कहते थे कि आज निर्जल व्रत है, तो जब हम पूछते थे निर्जल व्रत का मतलब क्या होता है, तो लोग बताते थे पानी नहीं पीना। तो मैं कहती हाँ तो क्या हुआ, पानी नहीं पीना है, खाना तो खा सकते हैं ना। पर बाद में ये बात पता चली कि पानी नहीं पीने का मतलब पानी भी नहीं पीना है, खाना भी नहीं खाना है। तो सेम चीज कि जब व्यक्ति के पास रोटी खाने के लिए पैसा नहीं, जनता भूखमरी से मर रही है, तब रानी ठाट कर रही हैं और ये कह रही कि रोटी नहीं है तो ब्रेड खाओ। जनता बिल्कुल त्रस्त पा चुकी थी। तो इस समय जो ये फ्रांस की क्रांति होती है, इस समय यहाँ के राजा लुई 16वें थे। अब यहाँ तक हमारी बात कंप्लीट हुई। हम देखने जा रहे थे फ्रांस का समाज। फ्रांस का समाज ना उस समय 3 हिस्सों में बटा था, 3 एस्टेट हुआ करता था। एक पहले था प्रथम एस्टेट, ये एक बना लीजिएगा, आपको ये एक फ्लो चार्ट कई चीज समझा देगा। प्रथम एस्टेट में कौन आते थे, तो पादरी। कौन आते थे, पादरी, जो चर्च में पूजा पाठ करते थे उनको। दूसरा था इनका द्वितीय एस्टेट। दूसरा क्या था इनका, द्वितीय एस्टेट। द्वितीय एस्टेट में कौन आता था, तो द्वितीय एस्टेट में आते थे कुलीन वर्ग। कौन आते थे, कुलीन वर्ग, यानी सामंती, पैसा रुपया वाले कुलीन वर्ग, या आप यहाँ पे लिख सकते हैं सामंत। सामंत यानी कि पैसा रुपया वाले, ठीक। और जो तीसरा स्टेट था जिसको कहा गया तृतीय स्टेट, इसको नाम दिया गया तृतीय स्टेट। तृतीय, यहाँ पे सामंत हो गए, तृतीय स्टेट। ये भी आपको पता चलेगा कि ये अपने आप में 3 हिस्सों में बटे होते थे। कैसे, एक तरफ इसमें रहते थे बड़े व्यापारी, बड़े बड़े पैसा वाले लोग, मतलब कुछ पैसा वाले जो ठीक ठाक होते थे, ठीक। और ये जो दूसरा आता था, इसमें दूसरा आता था वो किसान। कैसे किसान, छोटे किसान, आप समझ सकते किसान ऐसे। और ये जो तीसरा आता था, इसमें मजदूर, नौकर चाकर, जो नौकरशाही प्रक्रिया वहां पे चलती थी, वो आते थे। तो ये किस में बटा था समाज, 3 में। प्रथम स्टेट, द्वितीय स्टेट और तृतीय स्टेट। प्रथम स्टेट में कौन आते हैं जी, प्रथम स्टेट में पादरी, यानी कि हमारे भारत में भी आप देखेंगे तो भारत में सबसे ऊंचा जो वर्ग अभी भी, अगर जाति प्रथा लाख खत्म हो गई हो, पर समाज में आज भी जाति प्रथा आपको देखने को मिलती है। तो जो सबसे ऊपर वाला स्टेट होता है, हम जो कहते हैं, जिसे जी कहते हैं हम पंडित जी, ब्राह्मण जिसे हम कहते हैं, हम पूजा करते हैं, कोई भी उच्च जाति हो। ऊपर से आपने देखा अंबानी जी भी अपने घरों में ब्राह्मणों को बुलाए, भोज करवाए, खिलाए पिलाए, पैर धुलते हैं, मतलब हर चीज है। तो सबसे ऊपर हमारे यहाँ जिस तरह से ब्राह्मण हैं, उसी तरह से फ्रांस में सबसे ऊपर पादरी, ये चर्च में जो पूजा पाठ करते थे, ठीक। जो द्वितीय स्टेट था उसमें सामंत थे, पैसा वाला वर्ग, जो कुलीन वर्ग जिसको कहा गया, सामंत लोग थे, ठीक। और ये जो कुलीन वर्ग कहने का अच्छा क्या, सामंत समझिए। और तीसरा जो है तृतीय स्टेट, उसमें गरीब जनता आती थी। गरीब में कौन थे, कुछ व्यापारी थे जो ठीक ठाक पैसा कमाते थे, कुछ बड़े किसान हो गए थे, और कुछ ये मजदूर और नौकर चाकर होते थे। किसान इसमें भी आते हैं बेसिकली, ये बड़े किसान, ये छोटे जो जमीन दे दे के जिन पर किसानी करवाई जाती थी। अब एक चीज ध्यान दीजिएगा,
इनको कर लेने का अधिकार था, कर लेने का। ये कर नहीं देते थे, ये कर देते नहीं थे लेकिन लेते थे। इनके ऊपर 1 रुपया टैक्स नहीं लगता था कि अरे बाबा है छोड़ दीजिए, लेकिन इनसे ये कर ले सकते हैं किसी से भी। ठीक। द्वितीय स्टेट जो सामंत था, ये भी कर नहीं देते थे, कर लेते थे। कर क्या करते थे? केवल लेते थे। क्या करते थे? लेने का। ये जो तृतीय स्टेट था, ये करदाता था। ये क्या था? करदाता। अच्छा ठीक। ये जो प्रथम स्टेट पादरी वाले हैं, ये कैसा कर लेते थे? तो ये लेते थे अपनी पूजा पाठ वाला कर, यानी मंदिरों का कर लेते थे। ठीक, इसको छोड़िए, हम इसको देखते हैं। द्वितीय स्टेट था, ये जो कर लेते थे उसको क्या कहा जाता था जी? उसको सामंती कर। क्या नाम दिया गया? सामंती कर। ठीक। ये जो तृतीय स्टेट था, ये बेचारा कर देता था। तो आप बताइए, देश के बड़े बड़े लोग कर नहीं दे रहे हैं, टैक्स नहीं दे रहे हैं। अब हमारे यहाँ अमीर अमीर लोग गाड़ियों में घूमे, वो टैक्स न दें, और आम जनता को पीट पीट के मार मार के उसका खाल उधेड़ के टैक्स लेंगे, तो आम जनता गुस्साएगी ना, गुस्साए का पकड़ पीट देगी जिस दिन पाएगी। सेम काम फ्रांस वालों ने कहा, फ्रांस वालों ने कहा कि आप इनसे तो कर ले नहीं रहे, ये कर नहीं देंगे, लेकिन ये हमसे कर लेंगे मंदिरों के नाम पे चंदा, जैसे उनका चर्च था। द्वितीय स्टेट सामंत थे, इनके पास जमीन थी। अरे जैसे फिल्मों में आप लोग जितना जमींदार साहब और ये साहब वो साहब, ठाकुर तो गियो, वही वाले, कि ये जनता को अपनी खेती दे देते थे, उस पर ये खेती करती थी गरीब जनता, और उनसे ये टैक्स वसूल करते थे। तो कर देने वाला बस यही एक था। और इनके पास जब जब पैसा की कमी होती थी, लुई 16वें के पास, तब ये सीधे क्या कर देते थे? जनता के पास आते थे, 10 रुपया की बजाय बढ़ा के 15 रुपया, फिर कम पड़ा 15 से 17, फिर कम पड़ा 17 से 20। तो ये जनता पूरी तरह से त्रस्त आ चुकी थी, और जनता कहती कि बहुत शोषण कर लिए, अब हमें आपका शोषण मंजूर नहीं है। तो आपको ये समझ में आया कि उस समय, आप लिखिएगा कि उस समय यानी जब फ्रांस की क्रांति होती है, तो फ्रांस का समाज 3 वर्गों में बटा था। प्रथम स्टेट जिसमें पादरी आते हैं, द्वितीय स्टेट जिसमें सामंत लोग आते हैं, तृतीय स्टेट जिसमें जनता आती है, और उस जनता में भी 3 वर्ग बटा हुआ था। एक व्यापारी, बड़े व्यापारी, दूसरा बड़े किसान, और तीसरा मजदूर, नौकर या छोटे किसान। तो ये आपने समझा फ्रांस का समाज। अब आगे देखते हैं राष्ट्र की भावना की रचना। तो क्या ऐसे ही राष्ट्र की भावना आ गई? तो बिल्कुल नहीं। देखिएगा, जो लुई 16वां था, लुई 14वें से ये शुरुआत हो चुकी थी। वो खुद को दैवी शक्तियां बताता था कि जो है हम हैं। आप सबने बाहुबली देखी होगी। बाहुबली में शिवगामी देवी कहती हैं कि आज से यहाँ पे ऐसे ऐसे होगा, ये मेरा वचन है, मेरा वचन ही है शासन। क्या कहा उन्होंने जी? मेरा वचन ही है शासन। यानी कि क्या आपको लगता है कि मोदी जी आए और कह रहे मेरा वचन ही है शासन, तो हम मान लेंगे? जनता बिल्कुल नहीं मानेगी। जनता कहेगी अगर आपका वचन ये शासन, तो जो संविधान रखा गया वो क्या? थोड़ा बताइए तो। यानी कि हमारे यहाँ कोई सर्वोपरि नहीं है, ना तो किसी का वचन सर्वोपरि है। सर्वोपरि कौन है? संविधान है। यहाँ क्या था? यहाँ के राजा खुद को ही सब कुछ बताते थे। यानी कि यहाँ के राजा ने एक भ्रांति फैला रखी थी जनता में कि देश से कुछ नहीं होता है, जो होता है वो राजा। देश से प्रेम क्या? कुछ नहीं। प्रेम किससे करो? राजा से। किसको लाके भर के दो? राजा को। पूजा किसकी करो? राजा की। जो करना है सब यहाँ तक कि जैसे हमारे यहाँ हम लोग देखते तिरंगा उरंगा होता है, मतलब तिरंगा होता है, भारत माता की फोटो होती है, नारे होते हैं। इनके यहाँ कुछ नहीं था। इनके यहाँ राष्ट्रीय प्रतीक जो ये दिखाते भी थे, वो महारानी की फोटो लगा, महारानी की मूर्ति बनती थी। यानी कि आपको जो भी प्रेम दिखाना है, जो भी विश्वास करना है, जो भी अंधभक्ति भक्ति जो भी करनी है, सब राजा और रानी के लिए ही करना है। पहली बार यहाँ की जनता में ये बात आई कि राजा वाजा मतलब कुछ नहीं होता। अगर कुछ करना है तो अपने लिए करो, मतलब अपने देश के लिए करना है। और देश से राजा नहीं, राजा से देश नहीं है, देश से राजा है। देश रहेगा, राजा तो आते जाते आएंगे जाएंगे, आएंगे जाएंगे, आएंगे अरे एक मरेगा दूसरा आएंगे, एक मरेगा दूसरा आएंगे, दूसरा मरेगा तीसरा आएंगे। लगातार राजा बदलते जाएंगे, लेकिन देश एक रहेगा। तो यही रहा जी यहाँ पर राष्ट्रवाद की भावना की रचना। तो लोगों ने कैसे लोगों में राष्ट्रवाद की भावना की रचना की? तो आप लिखेंगे राष्ट्रवाद की भावना की रचना लोगों ने कुछ इस प्रकार की पूरे समूचे यूरोप में, स्पेशली
फ्रांस में लोगों ने रानी की फोटो हटा दी, रानी की मूर्ति हटाओ, अब हमारा राष्ट्रीय ध्वज होगा जो पूरे देश में। अच्छा, आपने एक चीज देखा है क्या, अभी जल्दी आपके यहाँ 26 जनवरी आने वाली है। जब 26 जनवरी के दिन आपके स्कूल में तिरंगा फहराया जाता है ना, तो आपके रोंगटे खड़े हो जाते हैं, और उस वक्त आप खुद को हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई कुछ नहीं कहते, आप सिर्फ और सिर्फ उस वक्त अपने आप को भारतीय कहते हैं। और याद रखिएगा, उस दिन आपके अंदर जो देश प्रेम जागता है, कोई कह भर दे कि चलोगे क्या, लड़ना है एलओसी पे, अरे हाँ चलिए चलिए तुरंत, बाकी के दिन आप हट लोगे, लेकिन उस दिन आपको लगता है कि देश ही सर्वोपरि। तो ये वाकई है कि अगर हमारा कोई प्रतीक हमारे सामने आ जाता है तो हमारे मन में देश के प्रति प्रेम जाग उठता है, बाकी के दिन हम भले मौज करें। तो यहाँ की जनता ने यही किया। यहाँ के कुछ लोगों ने, जिन्होंने राष्ट्रवाद को फैलाया, तिरंगा, वहां का झंडा बनाया, और फ्रेंच भाषा, अच्छा एक चीज और था, ये इतने लो लेवल के थे, इतने बदतमीज लेवल के थे कि ये जो इनकी लैंग्वेज थी, फ्रांस भाषा थी, वो गरीबों को बोलने नहीं देते थे। वो कहते थे तुम्हारा अधिकार नहीं है इन पे, अधिकार केवल किनका है, बड़े लोगों का, ये जो पैसा वाले थे, ये लोग फ्रांस भाषा सीखेंगे, पढ़ेंगे। इन लोगों को ना वो सीखना था, ना पढ़ना था, ना ही बोलना, मतलब भाषा में भी इन्होंने समाज को बांट रखा था। इतना ही नहीं, इन्होंने वोटिंग का अधिकार भी सबको नहीं दिया था। जैसे आपके भारत में, भारत से कंपेयर करिए, आपको समझ में आएंगी चीजें। क्या भारत में आपका वोट 1 वोट माना जाता है और अंबानी जी का वोट 50 वोट? बताइए, आप कहेंगे बिल्कुल नहीं। अगर आपके वोट की वैल्यू 1 वोट है तो अंबानी जी के, इवन मोदी जी के वोट की वैल्यू भी एक ही है। सबको मत का समान अधिकार है। यहाँ ऐसा बिल्कुल नहीं था। यहाँ वोटिंग भी केवल ये लोग करते थे, इन लोगों को वोट देने का अधिकार भी नहीं दिया। मतलब ऐसा कोई चीज नहीं था। लैंग्वेज पे, हर चीज पे रोक लगी थी। जिंदगी ना मानो जहन्नुम बना के रखी थी इन लोगों ने। तो यहाँ की जनता इनको हटाती है, कहती है बहुत कर लिया अपना काम, अब हटिए। और केवल फ्रांस में नहीं, आसपास की जनता में भी राष्ट्रवाद की भावना धीरे धीरे पनपती। अभी हम आगे उसके बारे में बात करेंगे। तो अब हम चलते हैं आगे। हमारी बात आती है जी फ्रांस की क्रांति के ऊपर। आप एक बार इसको बनाइए, आपको काम आएगा, आपको चीजों को समझने में मदद मिलेगी। तो हम चलते हैं फिर फ्रांस की क्रांति की ओर, 1789 की तरफ। देखिए, अब हम पढ़ने जा रहे हैं फ्रांस की क्रांति। फ्रांस की क्रांति में हुआ क्या, सबसे पहले आप समझिएगा, यूरोप है। क्या है? पूरा है ये यूरोप। यूरोप में कौन रहते हैं जी? आप कहेंगे राजाओं। अब तक यूरोप में राजाओं का शासन था। राजाओं के शासन से जब जनता बिल्कुल त्रस्त आ जाती है तो 1789 में होती है फ्रांस की क्रांति। फ्रांस की क्रांति, क्रांति करके जनता क्या करती है? क्रांति करके कभी भी किसी भी देश में जब क्रांति होती है, यानी जब राजा को हटाया जाता है, तो वहां ले आया जाता है जी संविधान। क्या लाया जाता है? संविधान। और इसी से किसकी जड़ मजबूत होती है? तो आप कहेंगे राष्ट्रवाद की। तो कहां से कहां तक की कहानी हमें समझ में आई? हमें कहानी ये समझनी है कि यूरोप था, समूचा यूरोप राजाओं से परेशान था। फ्रांस तो बहुत ज्यादा परेशान था लुईस 16वें से। क्यों? क्योंकि लुईस 16वें ने टैक्स इतना बढ़ा दिया था कि जनता भूखों मर रही थी। और आपको पता है कि जो फ्रांस की क्रांति की शुरुआत होती है, आपने क्लास 9th में पढ़ा, इसलिए मैंने बोला पता है, कि सबसे पहले वो बास्तील के दुर्ग पर हमला करती है, दुर्ग के किले को तोड़ देती है, और वहां से जिन कैदियों को वो बंदी बना के रखे थे, उनको वहां से, जो राजनीतिक कैदी, जो लोग क्रांति वगैरह करते थे, उन्हें वो बंदी बना के वहीं रखते थे, वहां से उनको वो बाहर निकाल लेती है। कहानी कब होती है? उसी समय होती है जब फ्रांस की जनता रानी मैरी एंटोनेट के पास जाकर और कहती कि हम भुखमरी का शिकार हो रहे हैं, रानी कुछ करिए, हमारे पास खाने को रोटी नहीं। और यहाँ की रानी कहती हैं कि रोटी नहीं है तो ब्रेड खाओ। जनता को लगा कि रानी हमारा उपहास कर रही हैं, किसी भी प्रकार से हमारी मदद नहीं कर रही है। तो यहाँ की जनता आक्रोशित होती है, किले को तोड़ दे। और एक और अफवाह फैल जाती है कि राजा सैनिक भेज रहे हैं आपको मारने के लिए, हालांकि ऐसा कुछ था नहीं, अफवाह थी। इस बात पे फ्रांस की जनता आक्रोशित होती है। फ्रांस की जनता आक्रोशित होती है और वहां से क्या करती है? लुईस 16वें को गद्दी से उतारती और 1789 में फ्रांस की क्रांति होती है। यानी फ्रांस में संविधान को स्वीकार किया जाता है कि अब फ्रांस में राजा कोई नहीं रहेगा। अब फ्रांस में क्या रहेगा? तो संविधान को सर्वोपरि किया जाएगा। सारी कहानियां संविधान के हिसाब से ही
लिखी जाएंगी। फ्रांस की जनता बड़ी मेहनत के बाद 1789 के बाद 91-92 में जाकर यहाँ पर संविधान बनता है और पूरे देश पर संविधान लागू होता है। तो क्या संविधान लागू होने के बाद देश में सब सही हो गया? आप कहेंगे बिल्कुल सही नहीं हुआ। क्यों? क्या फ्रांस की जनता बिल्कुल सुखपूर्वक जी रही थी? आप कहेंगे जी बिल्कुल नहीं। किसी भी नई विचारधारा, कोई भी नई चीज है, आप सोचे कि एक बार में आपको ट्राई हो जाए, मतलब एक बार आप आए और आपका अच्छे से हो जाए, तो ये बिल्कुल नहीं हो सकता। जैसे अगर आप पूरी जिंदगी मैथ के टीचर रहे हैं और अचानक से आपको कोई हिंदी पढ़ाने को कह दे, तो ऐसा नहीं है कि आप हिंदी नहीं पढ़ा पाएंगे, लेकिन जितना कंफर्टेबल आप मैथ के साथ होंगे उतना कंफर्टेबल आप हिंदी के साथ नहीं हो पाएंगी। या यूं कहा जाए कि अगर आपने पूरी जिंदगी ऑफलाइन क्लास में पढ़ा है, बच्चों को सामने बैठा के सामने देख के पढ़ाया है, आंख से आंख मिला के आई कांटेक्ट के साथ पढ़ाया है, अचानक आपको पहले दिन कैमरे के सामने बोलना पड़े तो आपको पता चलेगा कि आप उतने कंफर्टेबल नहीं हो पाए। तो छोटी छोटी चीजें भी आपको डिस्टर्ब कर रही। सोचिए, राष्ट्रवाद, इतना बड़ा देश, इतने बड़े देश के लिए नियम लागू करना तो कैसे सक्सेसफुल हो सकता? तो सक्सेसफुल नहीं हुआ। यानी कि फ्रांस में क्रांति लाने के बाद भी राष्ट्रवाद को अपनी जड़ जमाने में 100 वर्ष की समय लग गया, लगभग 100 वर्षों तक। तो आप कहेंगे मैम क्रांति तो यही हो गई 1789 में ही, और आपने कहा कि फ्रांस में संविधान भी आ गया, तो 100 वर्ष किस लिए लगे? बताती हूँ। फ्रांस में जो संविधान आया, क्या इसके बाद यहाँ की गरीब जनता ठीक हो गई? अभी मैंने आपको 3 स्टेट बताया था ना, पादरी स्टेट, कुलीन सामंत वाला और तीसरा स्टेट। तो अभी भी जब फ्रांस में जब क्रांति होती है, जब वहां की जनता राजा को हटा के संविधान को लाती है, तो ये जो संविधान बनाने का अधिकार मिला ना, वो कुलीन वर्ग को मिला। किसको मिला जी? कुलीन, मतलब जितने ऑब्वियस है कि वही पढ़े लिखे होते थे। मैंने इससे पहले आपको बताया था कि गरीब जनता को तो पढ़ने का, फ्रेंच लैंग्वेज सीखने का भी अधिकार नहीं था। तो जो वहां के जो दूसरे स्टेट वाले होते थे, आपको पादरी स्टेट और नीचे वाले जो दूसरा और ये जो तीसरा, ये जो व्यापारी, इसमें भी 3 वर्ग थे तीसरे स्टेट में, मैंने आपको बताया था। ये जो व्यापारी और जो कुछ पढ़े लिखे शिक्षित स्टेट वर्ग वाले थे, उन्हीं को संविधान बनाने का मतलब मिला। तो अभी भी क्या सबको उन्होंने मताधिकार दे दिया? जी बिल्कुल नहीं दिया। आप लिखेंगे बिल्कुल नहीं दिया। तो किसको दिया? जो ज्यादा टैक्स देगा। उन्होंने भी इसी पर, जो ज्यादा टैक्स देगा, जो कुलीन वर्ग में आएगा, उन्हें क्या किया गया? तो उन्हें अधिकार दिया गया कि आप वोट दे सकते हैं। पहली चीज, ठीक। तो गरीब जनता का शोषण अभी भी हो रहा था। तो गरीब जनता को ये लगा कि पहली बार उन्हें एहसास हुआ कि दुनिया गोल है। जहां से चले थे, इतनी मेहनत करके राजा को हटाया, भगाया, मार किया, झगड़ा किया, सब किया, और घूम के फिर हम वहीं आ गए। हमारी तो हालत सुधरी ही नहीं। सुधरी तो सुधरी किसकी? इनकी सुधरी। हम तो ज्यों के त्यों रह गए। और ये जो ऊपर जो आपको पादरी वर्ग और ये जो कुलीन वर्ग था, क्या ये खुश थे संविधान से? तो आप कहेंगे बिल्कुल नहीं, ये भी खुश नहीं थे। क्यों? क्योंकि इनकी शक्तियां पहले ज्यादा थी, अब इनकी शक्तियां ये लोग क्या कर देते हैं? कम कर देते हैं। तो संविधान से कौन खुश हुआ? संविधान से कोई खुश नहीं था, क्योंकि संविधान तो आया, पर क्या भारत की तरफ संविधान आया? बिल्कुल नहीं। भारत का इतना अच्छा संविधान बना है कि आज भी यहाँ की जनता बिल्कुल आजादी से और बिल्कुल अच्छे तरीके से जीवन व्यतीत कर रही है। वहां की जनता ने ऐसे संविधान नहीं बना पाई थी, हमारी तरह चालाक थोड़ी थे वहां वाले। तो आप कहेंगे कि जब फ्रांस में यूरोप था, यूरोप में राजाओं का शासन था, फ्रांस की क्रांति 1789 में क्रांति क्यों हुई? यहाँ की जनता लुईस 16वें के शासन से बिल्कुल त्रस्त हो चुकी थी। लुईस 16वां एक निरंकुश राजा था। वो जनता पर ज्यादा से ज्यादा टैक्स इंपोज करता था, जनता को लूटता था, जनता से टैक्स लेता था। यहाँ की जनता अपने राजा से बिल्कुल तरह परेशान हो चुकी थी, क्योंकि इनमें समाजीकरण भी बहुत गलत था। समाज 3 स्टेट में बटा था। जो गरीब जनता थी ना, उसको पढ़ने का अधिकार, ना उसको भाषा सीखने का अधिकार। केवल उनसे एक काम करवाया जाता था, वो टैक्स और टैक्स वसूल किया जाता था। जनता आक्रोशित होती है। 1789 में जनता बास्तील के दुर्ग को तोड़कर पहली बार वहां पे राष्ट्रवाद मतलब क्रांति करती है, और इसके बाद वहां पे संविधान लागू किया जाता है। संविधान लागू होने के बाद भी वहां की जनता, गरीब जनता खुश नहीं थी, क्योंकि अभी भी गरीब जनता को कोई अधिकार प्राप्त नहीं हुआ था। अब जनता त्रस्त थी कि कैसे संविधान के लिए क्या करें। अब तो किसी से कुछ कह भी नहीं सकते कि ये गलत है। जैसे मान लीजिए
आपकी शादी अगर आपके घर वाले किए हैं, आपके साथ कुछ गलत हो जाएगा तो घर वाले कहेंगे उसी बेटी को या बेटे किसी को ही, ए बेटा तुम्हारी किस्मत में यही था ना, तो क्या करते, अब जो किस्मत में था वो मिल गया। बच्ची या बच्चा सुन भी लेता है शांतिपूर्वक। अगर वही शादी वो खुद से कर रहा हो, लड़ाई करके घर वालों से, लड़की बहुत अच्छी है, लड़का बहुत अच्छा है, और तब जब कोई गड़बड़ी होगी ना, तो अब तो वो रोए ना, उससे चुप हो जाए कि किससे कहने जाऊंगा, जब कहने जाऊंगा तो घर वाले कहेंगे तुम ही नहीं कर रहे थे, देखो भोगो, अपने मन से तो किए। अब वहां किस्मत की बात नहीं कही जाएगी। सेम चीज जनता की थी। जनता ने कहा यार हम ही तो मार करके सबसे लड़के झगड़ के संविधान लाए थे, अब किससे कहें कि जो लाए वो गलत हो गया, अपनी ही पसंद पर उंगली कैसे उठाएं। तो यहाँ की जनता बिल्कुल त्रस्त थी और यहाँ की जनता के मन में एक ही चीज था कि पहाड़ से अटके क्या था जी, पहाड़ से गिरे खजूर पर अटके, कुछ ऐसा ही है। तो वो एक जगह से निकले और दूसरे विपत्ति में फंस गए। अब यहाँ पर तीसरा जो पॉइंट हमारा है वो नेपोलियन के बारे में हमें सीखना है। तो हम देखते हैं हम नेपोलियन के बारे में। एक सेकंड आप इसको नोट डाउन कीजिए, ऐसे ही फ्लो चार्ट बना लीजिए, फिर हम नेपोलियन को देखते हैं। अब हमको देखना है नेपोलियन को। नेपोलियन कौन था? नेपोलियन यहाँ की सेना में एक सेनापति हुआ करते थे। इनका पूरा नाम था नेपोलियन बोनापार्ट। क्या था? नेपोलियन नेपोलियन बोनापार्ट। नेपोलियन बोनापार्ट क्या करते हैं, ये आके कहते हैं कि ये जो संविधान आप लोगों ने 1791 में बनाया है ये गलत बना है। सेनापति थे, अच्छे सेनापति थे, कई जगहों पर युद्ध लगातार जीत रहे थे। आगे बढ़ते बढ़ते सोचिए एक सेनापति देश का राजा बन जा रहा है, ऑब्वियस है कि कोई मामूली इंसान तो होगा नहीं। तो इन्होंने बताया, नेपोलियन आप लिखेंगे कि नेपोलियन ने बताया कि 1791 में जो संविधान लागू हुआ था, 1791 में बनने वाला संविधान सही नहीं है। बनने वाला संविधान सही नहीं है। सही नहीं है। तो क्या है सही नहीं है? इन्होंने कहा जो 1791 में जो आपने संविधान बनाया है, वो कहते कहा संविधान बनाया आप लोग, संविधान में गलत है, तो कैसे आपका काम चलेगा? काम नहीं चलेगा। हमको पता है कि जब गलत बना है तो क्या काम चलेगा। आइए हम बताते हैं। लोग, गरीब जनता इनके पास जाती है, कहती है कहिए क्या करना है। ये कहते हैं काम करिए, हम ही को राजा बना दीजिए। अब देखिए उसके बाद हम कैसे करते हैं। जनता बेचारी परेशान थी, कहती क्या पता कुछ कर दें। तो इसी बीच 1799 में, कब? 1799 में नेपोलियन फ्रांस के राजा बनते हैं। नेपोलियन क्या करते हैं? फ्रांस के राजा। नेपोलियन फ्रांस का राजा बनता है। नेपोलियन फ्रांस के, नेपोलियन मुझे कुछ हद तक ठीक लगता है इसलिए राजा बनते हैं लिख देती हूं उनको। नेपोलियन फ्रांस के राजा बनते हैं। 1799 में नेपोलियन फ्रांस के राजा बनते हैं और ये संविधान को तहस नहस, संविधान की ओ माई माता कर देते हैं कि संविधान तो गयो, ठाकुर तो गियो। ये कहते हैं कि संविधान ही गलत बना, अब मैं बनूंगा राजा, मैं शासन चलाऊंगा, मैं चीजों को देखूंगा कि क्या सही है और क्या गलत है। नेपोलियन ने फ्रांस में कई सारे बदलाव किए। ऐसा नहीं था कि नेपोलियन कोई गलत राजा बनते हैं, वो भले राजतंत्र लाते हैं, लेकिन नेपोलियन के राजतंत्र से पूरा समूचा फ्रांस बहुत खुश था शुरुआती दौर में। फ्रांस ही नहीं, इवन आसपास के जो हॉलैंड, पोलैंड, ऑस्ट्रिया, हंगरी, अलग अलग जो कंट्री थे, ऑस्ट्रिया के तो नहीं, ऐसे भी जनता इनसे बहुत प्रभावित थी। और ये जो फ्रांस में धीरे धीरे क्रांति हुई, फिर संविधान आया, फिर नेपोलियन, इन सबको आसपास की जनता देख के ना खुश हो रही थी और वो भी हिम्मत कर रही थी कि हम भी अपने देश में कुछ ऐसा करें, क्योंकि पूरे यूरोप में इन राजाओं ने बिल्कुल नरक मचा रखा था। तो वो भी सोच रहे थे कि हम भी कुछ ऐसा करें। इसी बीच नेपोलियन ने कहा कि अब हम कुछ नियम लाते हैं। तो नेपोलियन ले आते हैं नेपोलियन संहिता। क्या लाते हैं? नेपोलियन संहिता। क्या है ये नेपोलियन संहिता?
आप कहेंगे नेपोलियन संहिता को 3 नाम से जाना जाता है। नेपोलियन संहिता, इसी को एक नाम से और जाना जाता है नेपोलियन कोड। ये तीनों इसलिए लिख रही हूं क्योंकि आपको इसकी जरूरत पड़ेगी। नेपोलियन कोड, इसी को एक और नाम से जाना जाता है सिविल कोड। सिविल कोड, नेपोलियन कोड, नेपोलियन संहिता, ये सब सेम नाम है और ये आता है 1804 में। कब लाते हैं नेपोलियन? 1804 में। नेपोलियन का ये जो नेपोलियन कोड, ये जो नेपोलियन संहिता थी, ये क्या है, कुछ बताएंगे इसके बारे में? जी हाँ, नेपोलियन संहिता एक रूल बुक है, एक किताब है। इस किताब में ये हम ये करेंगे, ये करेंगे, ये करेंगे, ये करेंगे, ऐसी कुछ किताब, कुछ नियम नेपोलियन ने निकाले, जिसको उस नियम को पूरे देश पर लागू किया कि कल से ये लागू होगा। जैसे हमारे संविधान में कुछ नियम लिखे गए हैं, कुछ बातें लिखी गई हैं जो पूरे भारत में लागू होती हैं। भारत के हर नागरिक को, चाहे वो बड़े से बड़ा व्यक्ति हो, चाहे वो छोटे से छोटा, अगर हमारे में लिखा है कि जान मारने पर या फिर हत्या करने पर, पशु पक्षी को मारने पर आपको सजा होगी, तो वो चाहे सलमान खान जी चिंकारा मारे या कोई आम जनता किसी को मारे, सबको समान सजा होनी है। तो यही चीज, ऐसा ही कुछ नेपोलियन ने निकाला। नेपोलियन का संविधान को हटाओ, गलत है, हम राजा बन गए, अब हम अपनी किताब निकालते हैं, सब लोग पढ़ो रहे हैं, इधर आओ हमारी किताब पढ़ो, पहले देखो कितना बढ़िया है, देश में कुछ बदलाव करना कर दीजिए। जनता भी खुश थी। तो अब आप लिखेंगे कि नेपोलियन संहिता में लिखी गई कुछ बातें निम्नलिखित थी। जैसे सुन लीजिए, मैं भी लिखती हूं, पहले आप सुन लीजिए। नेपोलियन ने जन्म से मिलने वाले अधिकार को समाप्त कर दिया। जैसे हमारे यहाँ लोग कहते हैं कि अरे बड़के का बच्चा बड़का होगा, मतलब वो होता ना कि पंडित जी का बेटा पंडित होगा, बाबू साहब को बेटा बाबू साहब। अब उनको तो फ्री में कुछ कर्तव्य होता नहीं है, उनका काम होता नहीं है, वेल्लों की तरह घूमते रहते, फिर भी लोग बाबू साहब कहते हैं। बाबू साहब नमस्ते, काय का बाबू साहब, कुछ काम तो करवा लो उससे पहले, कुछ नहीं, बस बाबू साहब कहना है उनको। और जो अभी भी भारत में जाति प्रथा है, जो छोटी जातियों के लोग जिन्हें कहा जाता है हमारे यहाँ की छोटी जाति हैं, उनका बच्चा लाख काबिलियत हो उसमें, पर उसको तो फिर भी वही है कि बाबू साहब आएंगे, निठल्ले रहेंगे, फिर उसको नमस्ते करना है, भले कोई काम नहीं, वो ज्यादा पढ़ा लिखा हो। तो ऐसा ही फ्रांस में भी था। नेपोलियन ने इस चीज को खत्म किया। नेपोलियन ने कहा कि जन्म के आधार पर मिलने वाला कोई भी अधिकार किसी को नहीं मिलेगा। फ्रांस के लिए सभी नागरिक एक समान होंगे। बहुत अच्छा काम किया था। ठीक। दूसरी बात, नेपोलियन ने कहा ये जो फ्रेंच लैंग्वेज है, जो खाली अमीर लोग पढ़ रहे थे, बाकी जनता नहीं पढ़ रही थी, इसको आम भाषा बना दीजिए, अब पूरा फ्रांस इसको पढ़ेगा। बढ़िया थी। एक चीज और नेपोलियन ने कहा, वोट का अधिकार नेपोलियन ने सबको, पुरुषों को दे दिया, महिलाओं के लिए भी मैं आगे बताऊंगी, नेपोलियन ने कुछ खास काम नहीं किया था, सबको दे दिया। ठीक। फिर आगे की एक चीज और कई चीजें थी, जैसे कई वहां पे क्या थे, छोटे छोटे राज्य, जैसे मान लीजिए आपको उत्तर प्रदेश या मध्य प्रदेश जाना है व्यापार के लिए, तो आपको टैक्स देना पड़ता था। यहाँ भी टैक्स देंगे, वहां भी, हर जगह। नेपोलियन ने हटा दिया। नेपोलियन ने कहा अपने ही देश में एक राज्य से दूसरे राज्य में जाने का काहे का टैक्स नहीं देना, टैक्स हटाओ। तो एक राज्य से दूसरे राज्य में जाने के लिए जो कर लगता था, उसको नेपोलियन ने हटा दिया। अब क्या था, यहाँ पे अलग अलग मुद्राएं थी, जैसे वहां अलग मुद्रा, यहाँ अलग मुद्राएं। जैसे आपके यहाँ अगर 5 किलो का एक पसेरी होता है, बेसिकली गांव में लोग बोलते हैं 5 किलो का एक पसेरी, थोड़ा सा दूर जाएंगे 20-25 किलोमीटर के एरिया पे, तो वहां पे 1 किलो का एक पसेरी होता है। मैंने बहुत पहले सुना था कि आजकल तो फोन है, लोगों को पता चल जाता है। हमारे घर में एक बूढ़ी बुआ रहती थी, बुआ दादी हमारी, उन्होंने एक बार कहा कि जब हम पहली बार अपने ससुराल गए ना, तो हमारी उनकी सास या दादी सास जो भी रही हो, उनसे कही कि एक पसेरी आटा गूंथ दो। वो कहीं कि एक पसेरी खा जाएंगे, लोग इतना खाते हैं। पर उनको लगा कि क्या पता ये लोग ज्यादा खाने वाले हो। पहले के समय में लोग बहुत शर्माते भी थे, बोलते भी नहीं थे। वो उठी और वो बताते कि उन्होंने 5 किलो आटा गूंथ के रोटी बना दी, मतलब रोटी क्या उन्होंने गूंथ के भी रखा ही था शायद। तो जब वो अंदर एंटर करती घर में, तो कहती अरे इतना आटा, कहती आप ही तो कही थी 5 किलो गूंथना था, तो एक पसेरी, तो कही एक पसेरी कहते, इतना थोड़ी कहते। तो यानी कि आपने समझा, मतभेद हुआ। वहां एक पसेरी का मतलब 5 किलो था, यहाँ एक पसेरी का मतलब 1 किलो था। उनके हिसाब से उन्होंने 1 किलो कहा था, इन्होंने कितना गूंथा जी, 5 किलो। तो ऐसे ही फ्रांस के अलग अलग राज्यों में अलग अलग माप तोल, बटखरे अलग अलग थे। व्यापारियों को दिक्कत होती थी, उन्होंने पूरे फ्रांस में सेम बटखरे की सेम से ही मापेंगे। अगर 1 किलो का मतलब 1000 ग्राम होता है, 1 किलोग्राम का मतलब, तो 1000 ग्राम यहाँ वहां हर जगह होगा। ठीक।
ऐसी प्रणाली को वो यहाँ पे ले आते हैं। तो नेपोलियन संहिता की यही है कुछ कुछ बातें। आप एक सेकंड रुकिए, मैं आपको नेपोलियन संहिता की बातें लिख के देती हूँ। क्यों? क्योंकि आपको लिखना होगा और मुझे पता है कि आपको सुनी हुई बातें भूल जाती है, इसलिए मैं बोर्ड पे लिखूंगी, आप बोर्ड का स्क्रीनशॉट भी लेंगे और एग्जाम में एज इट इज उतारेंगे ताकि आपको मार्क्स अच्छे मिले। नेपोलियन ने कोड के द्वारा कुछ बातें लिखी थी। आप लिखेंगे कि इसे नेपोलियन कोड, नेपोलियन संहिता या सिविल संहिता, तीनों नाम याद रखें क्योंकि ऑप्शनल में कभी कभी नेपोलियन कोड देता है, कभी सिविल कोड देता है, कभी नेपोलियन संहिता देता है। तो क्या क्या उन्होंने बताया था? तो मैंने आपको बताया, जन्म के आधार पर मिलने वाली सुविधाओं को समाप्त कर दिया, हर नागरिक के लिए समान अधिकार दिया उन्होंने, और उन्होंने कहा कि ना कोई छोटा ना कोई बड़ा है, सबको समानता दिया। सामंती व्यवस्था को समाप्त की। सामंती व्यवस्था क्या है? वही है सामंती व्यवस्था जिसको आप फिल्मों में देखते हैं कि ठाकुर साहब अपनी जमीनें सबको दे देते हैं, सब उस पर खेती करते हैं और ठाकुर साहब जाके मार मार के वहां से क्या लाते हैं? टैक्स लाते हैं। तो इन्होंने कहा कि सामंती व्यवस्था खत्म, आपके पास 100 बीघा, जनता के पास कुछ नहीं, बिल्कुल सबको जमीनें दी जाएंगी। इवन देखिए मैंने लिखा भी है कि संपत्ति के अधिकार को पुख्ता कर दिया कि जो गरीब जनता जितने संपत्ति पर खेती कर रही है वो उसकी अपनी संपत्ति होगी, अब उसे इनको टैक्स, मतलब ये नहीं कि इनकी है जब चाहे तब छीन के ले जाएं, ऐसा नहीं। हर नागरिक को समान हैसियत दी। किसानों पर लगने वाले शुल्क को हटाया, जो इतने सारे टैक्स थे उसको कम किया। अच्छा, तो क्या ये केवल फ्रांस में किया? ऐसा बिल्कुल नहीं है। नेपोलियन ने केवल फ्रांस में ही नहीं बल्कि अपने आसपास के जितने, क्योंकि वो युद्ध लगातार करता था और लगातार कई क्षेत्रों को जीत के वो फ्रांस में मिला चुका था, तो जितने भी क्षेत्रों को उसने जीता था सब पर वो ये नियम लागू करता था। और इतना ही नहीं, नेपोलियन से शिक्षित वर्ग, व्यापारी, किसान, मजदूर सब बहुत खुश रहते थे। शुरुआत में लोगों ने नेपोलियन का एक दूत के रूप में स्वागत किया कि आप भगवान के भेजे गए दूत हमारे कल्याण के लिए आए हैं, आइए हमारा मदद कीजिए। और नेपोलियन ने किया भी, आसपास के राज्यों में भी, और धीरे धीरे वो दूसरे राज्यों की भी मदद करता था। पर एक बड़ी विडंबना है हमारे यहाँ, हर कोई चाहता है कि कोई आए हमारे लिए लड़ाई करे और हमें कुछ दे के चला जाए, हमें उठना ना पड़े। गांधी जी को भी हर दिन भारत के लोग गाली देते हैं, हर रोज भारत के नुक्कड़ पर गांधी की मौत होती है, सिर्फ इसीलिए क्योंकि वो जनता, गांधी ने क्या कोई काम नहीं किया था। गांधी खुद पता नहीं लड़े कि नहीं लड़े, पर भारत की जनता को अपने अधिकार के लिए लड़ना सिखा गए। नेपोलियन भी यही करता था। अब ऑब्वियस है कि दूसरे राज्यों को वो अगर मदद कर रहा है तो आपसे वो सैनिक मांगेगा ना, तो वो जबरदस्ती सैनिक भर्ती करवा रहा था। अब जो लोगों में उमंग थी कि नेपोलियन बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, अचानक वही उमंग आक्रोश में बदल गई। कहते हैं ना कि आपके 100 अच्छे काम एक गलत काम के नीचे जनता भूल जाएगी, और सच में भूल गई। जनता ने कही बहुत दुष्ट है, जबरदस्ती बैठाते ले आके जबरदस्ती सेना में भर्ती कर रहे हैं, लोगों का आक्रोश में बदल गया। नेपोलियन की भी कुछ गलतियां थी। नेपोलियन ने टैक्स इतना बढ़ा दिया कि जनता त्रस्त हो गई थी अगल बगल की चीजों पर, कि अब ऑब्वियस है कि इतनी सेना है, इतना युद्ध है, तो खर्च तो बढ़ेगा ही। तो टैक्स ज्यादा होने की वजह से अब लोग नेपोलियन को नापसंद करने लगे थे धीरे धीरे। तो होता क्या है? होता ये है कि आसपास के कुछ देश, जैसे आप ऐसे समझिएगा PRBA, प्रभा। अब आप कहेंगे मैम प्रभा की स्पेलिंग भूल गई? बिल्कुल नहीं, प्रभा में आपको ऐसे याद रखिएगा, प्रभा लड़की का नाम है ना, आपको ज्यादा याद रहेगा इसलिए। ये है पर्शिया, ये क्या है? पर्शिया। ये क्या है? रूस यानी कि रसिया जिसे आप कहते हैं, ठीक। ये क्या है? ब्रिटेन। ये क्या है? ब्रिटेन। और ये क्या है? तो ये है ऑस्ट्रिया। इसमें और कई आएंगे। अभी ये 4 देश, ये 4 बड़े देश, अब ये जो फ्रांस के जो भी राजवंश चल रहा था, बुर्बो राजवंश, वो लगातार इनकी मदद कर रहा था कि आइए, वो कहते ना चोर चोर मौसेरे भाई, ये सोचते थे कि फ्रांस में नेपोलियन जैसे जीता है, आसपास के छोटे छोटे देशों को जीत रहा है, कभी हम पर भी हमला करेगा, हमको भी जीतेगा और हमको राजगद्दी से हटा देगा, यहाँ पे अपना शासन लाएगा, और यहाँ की जनता ही अगर उमड़ पड़ी हमारे देशों की तो भी हमारा शासन चला जाएगा। इनको अपनी गद्दी का डर था।
तो सारे चोर चोर मौसेरे भाई एक साथ मिलकर कहते हैं काम करते हैं, युद्ध लड़ लेते हैं। और दूसरा बुब्रू वंश के जो शासक थे अंदर से कहते हैं जब तक घर का भेदी ना हो तब तक लंका नहीं ढहती, तो वो भी कहता कि आइए आइए इनको मारिए। सब एक साथ मिलते हैं और वाटरलू में एक लड़ाई होती है जिसे वाटरलू की लड़ाई 1815 कहते हैं। सब फ्रांस के खिलाफ लड़ते हैं और नेपोलियन अकेला था जिसकी वजह से नेपोलियन की हार होती है। तो आप इस पॉइंट को 1 मिनट के लिए नोट करिए और उसके बाद फिर मैं लिखती हूँ वाटरलू की लड़ाई। क्या लिखती हूँ मैं? वाटरलू की लड़ाई। तो ये नेपोलियन के कुछ कोड की बातें रही। अब देखते हैं हम वाटरलू की लड़ाई। मैं अपने कई वीडियोस में कह चुके हैं, पहले भी कहती हूँ, जैसे आपको राष्ट्रवाद का नोट्स मिला वैसे ही आप व्हाट्सएप पे मैसेज डाल देंगे तो आपको इस चैप्टर के भी नोट्स प्रोवाइड हो जाएंगे। तो ये रहा हमारा वाटरलू की लड़ाई। वाटरलू की लड़ाई या वाटरलू का युद्ध। वाटरलू का युद्ध कब होता है? आप कहेंगे 1815 में। कब होता है जी? 1815 में। ठीक, तो बेसिकली जो नेपोलियन का साल चला वो कब से चला? 1804 से 1815 तक। हुआ तो 99 में था लेकिन 1804 से 1815 सिविल कोड के साथ उसने लागू किया था। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं। वाटरलू की लड़ाई में क्या होता है? तो मैंने कहा 4 बड़े राज्य, आप कहेंगे बड़े, यूरोप के बड़े राष्ट्र, यूरोप के बड़े देशों ने, जैसे कौन कौन है बड़े देश में? तो आप कहेंगे पर्शिया, रूस, ऑस्ट्रिया और ब्रिटेन। पर्शिया, रूस, ऑस्ट्रिया और ब्रिटेन, ये 4 बड़े देश मिलकर, यूरोप के बड़े देशों ने मिलकर नेपोलियन के खिलाफ युद्ध छेड़ दिया या फ्रांस के खिलाफ युद्ध छोड़ा बेसिकली, लेकिन हराना तो नेपोलियन को ही था। नेपोलियन के खिलाफ युद्ध छेड़ दिया। तो क्या हुआ? आप कहेंगे जिसमें नेपोलियन की हार हुई, जिसमें नेपोलियन की हार हुई। इस प्रकार नेपोलियन के शासन का अंत हुआ। नेपोलियन ने कई सारे काम किए थे, अभी हम आगे पढ़ेंगे। नेपोलियन ने जर्मनी को, जो इतने देशों में बटा हुआ था, 39 देशों में, 300 से ज्यादा उस समय जर्मनी के छोटे छोटे भाग में लोग बांट के राज करते थे। 300 राजा बने बैठे थे। नेपोलियन ने सबको हटाया, हरा के 39 राज्यों में बांट दिया था। तो कई सारे काम किए थे, आगे हम उसको डिस्कस करेंगे जब अभी जर्मनी का एकीकरण और इटली का एकीकरण पढ़ेंगे। पर यहाँ पे नेपोलियन का क्या होता है? वाटरलू के मैदान में ये 4 बड़ी शक्तियां एक साथ उतरती हैं और एक तरफ फ्रांस अकेला, नेपोलियन अकेला लड़ रहा था, जिसमें नेपोलियन की हार होती है, जिसे वाटरलू की लड़ाई कहते हैं, जो कि 1815 में हुई थी। तो उसके बाद एक और टॉपिक आता है हमारा वियना की संधि, वियना कांग्रेस या वियना की संधि। ये ऑस्ट्रिया में है। कहाँ है? मैं हेडिंग यहाँ डाल देती हूँ, वियना की संधि। वियना की संधि क्यों हुई? ट्रीटी ऑफ वियना। आप कहेंगे ये ऑस्ट्रिया में है। कहाँ है? ऑस्ट्रिया में है वियना, बस इतना लिखिएगा, ऑस्ट्रिया में। वियना की संधि होती क्यों है? बेसिकली वियना की संधि इसलिए की जाती है कि सब मिलते कहते हैं जो नेपोलियन को हराए हैं हम लोग इतना मेहनत करके, नेपोलियन की जो बैंड मेरे बहुत परेशान किए थे इतने साल से, जो जीते इसको किया जाएगा। जैसे चोर सब रात में लूटते हैं ना, तो बिन नहीं बैठ के बांटते हैं, सुबह सुबह उठते हैं, है तुम्हारा, है तुम्हारा, है तुम्हारा, है हमारा। ये लोग भी कहते कुछ किया जाएगा, तो सब कहते चलिए मिलते हैं ऑस्ट्रिया में। ऑस्ट्रिया की ये जगह है वियना। वियना में सभी एक साथ मिलते हैं और इसी को वियना की संधि कहा गया। क्या हुआ वियना की संधि में? वियना की संधि में ये हुआ कि ये सारे राज्य मिलकर जो फ्रांस को जीते थे उसको कैसे बांटना है। फ्रांस के जो अलग अलग किनारे किनारे पे जो भी जीता था नेपोलियन ने, सबको ये आपस में बांट लेते हैं, कुछ तुम रख लो, कुछ तुम रख लो, कुछ तुम रख लो, कुछ तुम। जैसे पश्चिम का एरिया ये प्रसा को दे देते हैं, सब अपने अपने में बांट लेते हैं कि ये वाला बॉर्डर तुम संभालना, ये वाला बॉर्डर तुम संभालना, ये वाला बॉर्डर तुम संभालना, ताकि फ्रांस आगे से फिर कुछ ऐसा न कर पाए। क्योंकि एक बार क्रांति कर चुके हैं तो आगे से फिर इनका मन भड़केगा, यहाँ की जनता तो फिर उठ जाएगी एक दिन लड़ाई करने। यहाँ इनके ऊपर पहले में उठा के दबोच लेते हैं इनको। ठीक,
सब आपस में बांट लेते हैं, उसकी शक्ति कम कर देते हैं। दूसरा ये क्या करते हैं, दूसरा ये करते हैं कि जो बुब्रो वंश का शासक चल रहा था उसी के जो अगले राजकुमार थे उनको ये लाते और गद्दी पर कि अब आप राजा हैं, वही तो घुसवाए थे अपने अंदर, अब आप राजा हैं, आप राज कीजिए, हम और आप तो चोर चोर मौसेरे भाई है, ये हैं, जरूरत ही क्या है। तो फ्रांस जो वियना की संधि थी उसमें यही किया गया कि फ्रांस की शक्ति को कम कर दिया गया ताकि आगे से कोई क्रांति ना हो सके। और नेपोलियन ने जितने राज्य जीते थे सबको सब में बांट दिया गया और इनकी सीमा पर, फ्रांस की सीमा पर प्रशा और क्या बोलते हैं इसको, प्रसा हो गया और रूस हो गया, ऑस्ट्रिया हो गया, ये ऐसे देशों ने अपना जमावड़ा बना लिया ताकि आगे से कभी भी फ्रांस में क्रांति की सुगबुगाहट ना हो पाए। और उसके बाद इन्होंने एक चीज और किया कि जो राज्य जीता था इन्होंने नेपोलियन से फ्रांस को, उसको बुब्रो वंश के हाथ में वापस सौंप दिया कि आप अपना राज्य संभालिए। और सबको लगा कि अब तो हम सुकून से जिएंगे, नेपोलियन गया, राष्ट्रवाद गया, कहानी गई, अब तो बिल्कुल सुकून से जिएंगे। पर अभी उदारवाद आएगा, अभी कई चीज आपको मध्यम वर्ग दिखेगा, जो उदारवाद चलेगा तो कई सारी। आज की हमारी कहानी सबसे पहले हमने राष्ट्रवाद को देखा। राष्ट्रवाद अपनत्व की भावना, देश के प्रति जो ऐसी विचारधारा जो देश के प्रति अपनत्व या प्रेम की भावना, उसी को हमने क्या कहा, राष्ट्रवाद। फिर हमने कहा कि राष्ट्रवाद की भावना की रचना कैसे हुई, तो हमने कहा कि फ्रांस की जनता जब राष्ट्रवाद के लिए जनता का आह्वान करती है तो सबसे पहले राष्ट्रीय प्रतीक लेके आती है, तिरंगा कहते कहते अपने देश का आदत हो गया तिरंगा, झंडा दिखाती है राष्ट्रीय प्रतीक के रूप में, मूर्ति बनाई जाती है, अलग अलग प्रतीकों का प्रयोग करते हैं और एक साथ उठकर वहां की जनता क्रांति कर देती है 1789 में। तो जिसे फ्रांस की क्रांति कहा गया, यूरोप में सबसे पहले क्रांति फ्रांस में हुई थी, इसलिए सबसे पहले आपको इसको पढ़ाया जाता है, पढ़ने के लिए मिलता है। तो फ्रांस की क्रांति में हमने कहा कि 1789 में जब यहाँ की जनता क्रांति करती है तो सबसे पहले बास्तिल के दुर्ग को तोड़ती है, वहां से कैदियों को रिहा करती है और इस प्रकार पूरे फ्रांस में संविधान की घोषणा हो जाती है 1791 में। लेकिन संविधान की घोषणा होने के बाद भी आपने कहा कि वहां की जनता खुश नहीं थी। इसी बीच यहाँ पे एक व्यक्ति आते हैं, नेपोलियन बोनापार्ट। नेपोलियन कहते हैं 1799 में कि जो आपने 91 में संविधान बनाया वो सही नहीं है, संविधान ही गलत बना है, अतः खुद को फ्रांस का राजा घोषित कर देते हैं। और 1804 में सिविल कोड, नेपोलियन कोड या नेपोलियन संहिता पूरे फ्रांस पर लागू की जाती है। इसमें कुछ बातें आपने सीखा, जैसे सबको समान अधिकार, जन्म के आधार पर मिलने वाले अधिकार को खत्म कर दिया गया, सामंती व्यवस्था खत्म कर दी गई, टैक्स कम कर दिया गया, मतलब किसानों से। पहले तो जनता ने इनका खुलकर स्वागत किया कि इन्होंने बहुत अच्छा काम किया है, लेकिन बाद में इनकी यही खुशी जनता के अंदर आक्रोश बनकर फूट जाती है, क्योंकि जबरदस्ती ये आसपास के एरिया के भी लोगों को सेना में भर्ती करवाते हैं। और फ्रांस की ही नहीं वरन आसपास के लोग भी एक टक नेपोलियन की ओर देख रहे थे कि कुछ अच्छा करेंगे, कुछ अच्छा करेंगे। बाद में आसपास के कुछ देश जैसे पर्शिया हो गया और यानी कि प्रसा जिसको कहते हैं, प्रसा हो गया, रूस हो गया, ऑस्ट्रिया हो गया, ब्रिटेन हो गया, ये बड़े बड़े राज्य एक साथ उतरते हैं वाटरलू के मैदान में 1815 में और इसी में नेपोलियन की हार होती है। इसके बाद वियना की संधि होती है। वियना ऑस्ट्रिया की एक जगह है जिसे वियना ट्रीटी, वियना संधि कहा गया। इस संधि में होता क्या है कि यहाँ की जनता इन्होंने जो फ्रांस को जीता था उसको अपने अपने में बांट लेते हैं कि ये तुम रख लो, ये तुम रख लो, ये तुम रख लो। इनका मेन मोटिव था फ्रांस की शक्ति को कम करना, कि आगे से कभी फ्रांस में क्रांति की सुगबुगाहट, कोई लहर ना आ पाए। और यहाँ पे फिर से बुब्रो वंश का शासक आ जाता है, उसके राजा को ही वहां पर शासक बना दिया जाता है। इस प्रकार ये वियना की संधि होती है। तो आपके लिए फिर से आपको सुनने में कहानी समझ में आई होगी, पर लिखने के लिए आप व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करें, आप उससे जुड़ जाए, हम आपको उस पर अपना नोट्स शेयर कर देंगे और आप कामयाब बने, एग्जाम में अच्छा लिखें। क्लास थोड़ी सी, हाँ कुछ लोगों ने ये भी कहा था कि मैम फास्ट होती है, तो हमारे पास समय कहाँ कि हम धीरे धीरे बात करें। अब आपको मैं घंटों बुलाऊं, कहानियां सुनाऊं और कुछ काम नहीं है, आपको इतना पढ़ना है, मुझे इतना पढ़ाना है, तो थोड़ा फास्ट है। तो हाँ, तो अपनी शक्ति अगर आपको ज्यादा तेज लगता है तो आप स्लो कर लीजिए, जिसको लगता है भाई अब उसके दिमाग की बौद्धिक क्षमता कम है, फिर तेज बनो, फास्ट बनो। दुनिया भाग रही, खुद भी भागो, नहीं भागोगे तो पीछे रह जाओगे। तो इसी के साथ आज की क्लास को यहीं पे रोकते हैं। आगे जर्मनी का एकीकरण और इटली के एकीकरण की कहानी देखेंगे, जिसके लिए हमें पूरा इटली भी घूमेंगे, रोम, सार्डिनिया,
पिडमॉन्ट, कई जगह पर घूमना है। तो आपको क्लास कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक तो आप करेंगे, मुझे पता है, शेयर भी कर दीजिए। और अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू। कहाँ से? बीच वाला, येलो वाला? येलो वाला ना, वो वाला ऊपर वाला क्यों नहीं जो तुम हमेशा करते हो?